हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। इनफैक्ट ये थर्ड लॉ ही एक ऐसा लॉ है जिसमें कोई भी नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं की। जैसे पहले में इनर्शिया की थी, दूसरे में मोमेंटम किया था, तीसरे में कोई भी नई चीज नहीं है। और तीसरा नियम बहुत बहुत तीसरा लॉ बहुत आसान है। ये कहता है कि जो भी आप काम करोगे आपको उसका रिएक्शन डेफिनेटली मिलेगा। बस क्योंकि ये साइंस है तो इसमें आप ये कह सकते हो कि जो हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें ये है कि जैसा काम करोगे उसके अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं इसको धक्का दे रही हूँ पीछे की साइड तो ये पैनल भी मुझे आगे की साइड पुश करेगा ही करेगा डेफिनेटली। देखो, यही है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट, हम एक चीज और भी कह सकते हैं, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी बिल्कुल इक्वल उतनी ही फोर्स लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और एक और बात, ये जो एक्शन और रिएक्शन है हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि दो बॉडीज इन्वॉल्व है। मैंने फोर्स लगाई इस पे तो ये एक्शन है, ये क्रिया है। किस पे लगी? इस पे लगी। इसने लगाई रिएक्शन किस पे? मेरे ऊपर। तो रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया किस पे लगी? मेरे ऊपर लगी। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर ही कार्य करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो, अब इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ क्वेश्चन है, दैट्स इट। तो ये इतना छोटा टॉपिक होने वाला है, तो लेट्स फिनिश दिस वेरी क्विकली। सबसे पहला, हम चलते कैसे हैं। देखो, जब हम चलते हैं ना तो एक पैर हमारा आगे होता है और जो पीछे पैर होता है वो पीछे वाला पैर जमीन को पीछे की तरफ धक्का मारता है। अब हम चलते हैं तो अननोइंगली हमें पता नहीं लगता, बट जब हम चलते हैं तो पीछे वाले पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जमीन हमें क्या करती है? जमीन हमें पुश देती है कि हम अपना दूसरा पैर एकदम आगे रखें। तो ये है एक्शन रिएक्शन। हमने एक्शन किया क्या? जमीन को पीछे की तरफ पुश करके। जमीन ने रिएक्शन दिया हमारे ऊपर, हमें आगे की तरफ धकेल कर। जब हम चलते हैं हमारा फुट ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलता है और बदले में रिएक्शन में ग्राउंड हमें बाहर की तरफ आगे की तरफ धकेलती है। नेक्स्ट, इफ द ग्राउंड इज स्लिपरी और कवर्ड विद आइस देन इट इज डिफिकल्ट टू वॉक। अगर जमीन बहुत स्लिपरी हो, पानी हो, तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाता है, हम फिसलने लगते हैं। या सैंड, रेत फैला हुआ हो तब भी। क्यों? देखो, जब हम चलते हैं तो हम एक्शन फोर्स लगाते हैं ना, क्रिया करते हैं ना, जमीन को धकेलते हैं ना। लेकिन अगर पानी पड़ा हुआ है, रेता पड़ा हुआ है, तो हम वो फोर्स नहीं लगा पाते। एक्शन ही नहीं कर पाओगे तो रिएक्शन कहाँ से मिलेगा? अब एक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, चलोगे कैसे? क्योंकि साइंस तो खत्म हो गई ना सारी की सारी। सेम, क्योंकि फ्रिक्शन इतना, घर्षण इतना कम होता है कि आप पीछे तरफ जमीन को धकेल ही नहीं पाते। जब एक्शन नहीं करोगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, रिएक्शन नहीं मिलेगा तो आगे चलोगे कैसे? सिंपल। हम तैरते कैसे हैं, स्विम कैसे करते हैं? बहुत आसान। जब हम स्विम करते हैं हम अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं, राइट? एक्शन हो गया, क्रिया हो गई। पानी हमें रिएक्शन देगा। पानी उतनी ही फोर्स के साथ, हमें नहीं पता लगता वो फोर्स, पर पानी उतनी फोर्स के साथ हमें आगे की तरफ पुश करता है। वो हो गया रिएक्शन, जिसकी वजह से हम तैर पाते हैं। तो तैरते टाइम क्या होता है, हम अपने हाथों पानी को हाथों से पीछे की तरफ धक्का देते हैं, पैरों से भी धक्का देते हैं, और पानी बदले में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ हमें पुश करता है। चलो, व्हाई डज द गन रिकॉइल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दो, रिकॉइल वर्ड का मतलब क्या होता है? रिकॉइल का मतलब होता है झटका खाना। जब भी फायरिंग होती है ना, तो जैसे ही बुलेट आगे चली जाएगी, गन पीछे की तरफ हल्का सा धक्का लेगी। क्यों? पहली बात तो वो जो धक्का लेगी उसको बोलते हैं रिकॉइल होना। ऐसा क्यों होता है? सुनो, गन से जैसे ही आपने फायरिंग करी, बुलेट तो आगे चली गई, एक्शन। बुलेट बहुत कुछ मिलीग्राम की होती है जो बुलेट होती है, ठीक है? जो गोली होती है कुछ मिलीग्राम की होती है, तो मास तो बहुत कम है, ठीक है? अब देखो,
बुलेट गई है सामने की तरफ। अब इसका जो मास है, जो द्रव्यमान है, बहुत कम है, लेकिन इसकी जो वेग होती है, वेलोसिटी होती है, बहुत तेज होती है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, वो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा है ना। तो ये है एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन है कि जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई। तो रिएक्शन किसको मिलेगा? गन को मिलेगा पीछे की तरफ जाने के लिए। इतनी ही फोर्स के साथ, या मैं कहूं इतने ही मोमेंटम के साथ, इतने ही संवेग के साथ गन भी पीछे जानी चाहिए, पर गन तो इतनी पीछे तक नहीं जाती। क्यों? बहुत आसान सा रीजन है इसका। बुलेट कुछ मिलीग्राम की थी, गन किलोग्राम की होती है। तो अब इसका मास बहुत ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी बहुत कम होगी, इसका वेग बहुत कम होगा, वेलोसिटी बहुत कम होगी, हल्का सा पीछे खिसकते ही उतना मोमेंटम इसको मिल जाएगा और ये रुक जाएगी। समझ रहे हो? मतलब क्या है, मान लो इसका मास 5 है, वेलोसिटी 50 हो गई, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 250। अब इसका मास 50 था क्योंकि किलोग्राम में था, तो वेलोसिटी इसको कितनी लेनी पड़ेगी? केवल 5। 5 का मतलब क्या है? बस इतनी सी हिलेगी और रुक जाएगी। तो इसलिए गन पीछे की तरफ झटका मारती है। और इसी पे क्वेश्चन आता है कि जब बुलेट इतनी आगे जाती है तो गन इतनी पीछे क्यों नहीं जाती? क्योंकि मास में बहुत फर्क है, दोनों के द्रव्यमान में बहुत फर्क है। इस वजह से आप पढ़ सकते हो रीजन। जब भी बुलेट हम गन से फायर करते हैं, बंदूक से गोली चलाते हैं, तो जो फोर्स बुलेट को आगे की तरफ भेजती है वो बराबर होती है उस फोर्स के, उस बल के जो गन को पीछे की तरफ फेंकती है। पर होता क्या है, बट ड्यू टू हाई मास ऑफ द गन, क्योंकि जो बंदूक है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसलिए वो बहुत कम डिस्टेंस मूव करती है, बहुत कम दूरी तक चलती है और झटका लगता है गनमैन के शोल्डर को, जिसने बंदूक चलाई है उसके शोल्डर को। अच्छा, यहां से ना एक चीज और भी है, थर्ड लॉ में ये है कि जो एक्शन करोगे उसका रिएक्शन मिलेगा। तो ये हर चीज पे एप्लीकेबल है, फोर्स पे भी, कि अगर आप एक्शन में फोर्स दे रहे हो तो रिएक्शन में फोर्स मिलेगी। मोमेंटम पे भी, संवेग पे भी, कि अगर एक्शन में संवेग है तो रिएक्शन में भी संवेग ही मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना कि जो तीसरा नियम है वो सिर्फ फोर्स पे काम नहीं करता, बल पे काम नहीं करता, वो हर चीज पे काम करता है। केस ऑफ बलून, ये गुब्बारे देखो क्या होता है, अगर आपने एक फूला हुआ गुब्बारा लिया लेकिन आपने उसमें नॉट नहीं बांधी, गांठ नहीं बांधी, छोड़ दिया, तो होगा क्या, अगर हवा इस डायरेक्शन में, अगर हवा इस डायरेक्शन में निकल रही है तो बलून ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? बहुत आसानी से देखो, इसका बहुत आसान सा रीजन है। जितने मोमेंटम की वजह, जितने मोमेंटम से गैस बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है, उतने ही ये एक्शन फोर्स हो गई, उतना ही मोमेंटम ये गैस की वजह से इस गुब्बारे को मिलेगा और ये गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सेम, जब भी आप फूले हुए गुब्बारे को छोड़ोगे तो बलून बहुत तेजी से मूव करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में? जहां से हवा निकल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ फास्ट मूविंग एयर, क्योंकि जो एयर थी उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमने इसको दिया है। केस ऑफ बोट एंड शिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोट और शिप का क्या केस होता है? देखो, बोट है, उसमें हम क्या करते हैं, जो चप्पू होते हैं, ओर होते हैं, उससे हम पानी को पीछे की तरफ, जैसे स्विमिंग में कर रहे थे पानी को पीछे, तो क्या होगा बोट में, आप ओर से पानी को पीछे की तरफ धकेलोगे, वो एक्शन, पानी आपको आगे की तरफ धकेलेगा, वो रिएक्शन। शिप पे आ जाओ, शिप होती है इलेक्ट्रिक या पेट्रोल या डीजल से चलने वाली, पहिए होते हैं उसमें, पीछे प्रोपेलर्स बोलते हैं उनको। तो वो क्या करेंगे, वो जब घूमते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं बहुत तेज, तो पानी भी बहुत तेज से शिप को आगे की तरफ धकेलेगा। तो सेम ही फिनोमिना है, आप पढ़ के देख सकते हैं। जब भी रोइंग करोगे बोट की या बोट को चलाओगे तो बोटमैन यानी जो नाविक है वो चप्पुओं से पानी को पीछे की तरफ धकेलेगा और पानी क्या करेगा, बिल्कुल उसकी बराबरी में अपोजिट डायरेक्शन में उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराएगा। अगला सुनो, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जब एक आदमी बोट से बाहर निकलता है, वो बोट से कूद रहा है बाहर किसी स्टैंड पे, तो कूदने के बाद बोट एकदम पीछे की तरफ चली जाती है। क्यों?
या वो कैसे कूद पाता है। तो बहुत आसान सा रीजन है इसका भी। मुझे यहाँ से वहां जंप करना है, तो जब मैं जंप करूंगी तो जिस चीज पे मैं जंप कर रही हूँ अगर वो हिल सकती है वो पीछे की तरफ जाएगी जाएगी। देखो किस लिए, जब मैं कूदती हूँ या हम लोग कूदते हैं तो हम पीछे वाले पैर से चीज को पीछे धक्का देते हैं, एक्शन फोर्स, और वो चीज जिसको हमने धक्का दिया है वो हमें रिएक्शन देती है, हमें आगे की तरफ धकेल कर। बहुत सिंपल। टू स्टेप आउट ऑफ अ बोट। अब इस बोट से बाहर निकलने के लिए आदमी ने क्या करा, बोट को अपने पैर से पीछे की तरफ जो है दबाया, और बदले में नाव ने आगे की दिशा में आदमी पर समान बल लगाया जिससे वो आगे बढ़ पाया, इसीलिए बोट पीछे होती है और वो आगे कूद पाता है। नेक्स्ट सुन लो, ये बहुत आसान सी चीज है। मान लो मैं बोट में हूं, ठीक है, और ये मेरा किनारा है। अब मुझे इससे दूर जाना है, तो लोग ऐसा नहीं है कि वो चप्पू से चला के लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना ओर यानी चप्पू जो है यहाँ पे पकड़ेंगे। मान लीजिए मेरा हाथ ही ओर है, वो क्या करेंगे, सामने जो बैंक है, जो किनारा है, उस पे लगाएंगे और दबाने की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे दबाएंगे वो खुद आगे होते जाएंगे। जैसे हम अगर मान लो एक चेयर पे बैठे हैं, रिवॉल्विंग चेयर पे बैठे हैं जो घूम जाती है, टेबल के पास हूँ, मुझे टेबल से दूर जाना है, तो मैं क्या करूंगी, टेबल को हाथ लगाऊंगी और खुद पीछे हो जाऊंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक्शन किया टेबल को दबा के, वो एक्शन था, फोर्स लगाई, टेबल ने उतनी ही फोर्स मेरे ऊपर लगाई और मैं खुद पीछे हो गई, क्योंकि टेबल तो नहीं हिल सकती उतनी फोर्स से, बट मैं हिल सकती हूँ। सिंपल। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब बोटमैन है जो नाव वाला है, उसने एक्शन फोर्स लगाया किनारे पर अपने ओर से, तो उस किनारे ने उसके ऊपर उतना ही रिवर्ट यानी रिएक्शन लगाया और वो दूर हो गया। सिंपल। तो ये सब थर्ड लॉ की वजह से है। इनका आंसर एक ही है, बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक्शन रिएक्शन लॉ। सिंपल। चलिए, केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप क्या होता है मैं ये भी बता दूं। आपने वो देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर फाइटर्स, अगर कहीं आग लग जाए तो पाइप इतना मोटा होता है कि 4-5 लोग उसको एक साथ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस पाइप से पानी इतनी तेज स्पीड से बाहर जाता है। अगर आपने टॉम एंड जेरी या कार्टून्स देखी होंगी बचपन में, तो डेफिनेटली अभी भी अगर आप देखते होंगे, आपने एक चीज देखी होगी कि अगर किसी एक इंसान ने वो पाइप पकड़ रखा है तो वो उड़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि उस पाइप से पानी इतनी तेज स्पीड से बाहर निकलता है। स्पीड से बाहर निकला ना तो मोमेंटम यानी संवेग बहुत ज्यादा हो गया, वो एक्शन है। तो कोई चीज अगर आगे जा रही तो बदले में दूसरी चीज पीछे जाएगी, तो वो पाइप पीछे 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 होता जाएगा। इसलिए उसको 4-5 लोग पकड़ के रखते हैं कस के, ताकि वो पीछे ना हटे। जब भी फायरमैन एक पानी की बहुत तगड़ी जो धारा है वो फेंकते हैं, तो उनको पाइप को बहुत पक्के से पकड़ना होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टेंडेंसी है पीछे जाने की, एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो क्यों वो पीछे जाने की टेंडेंसी क्यों है? क्योंकि जो पानी है वो बैकवर्ड रिएक्शन देता है, वो रिएक्शन देता है पीछे की तरफ, इसी वजह से। एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। घोड़ा बग्गी को कैसे चलाता है? पता है, जैसे हम चलते हैं, हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं ना, सेम जब घोड़ा चलता है वो अपने चारों पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है। सिंपल। तो वो पीछे की तरफ धकेलेगा, अब ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा उसको। एक और चीज मैं बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स भी लगती है, घर्षण बल भी लगता है जब हम मूव करते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना, ये जो रिएक्शन थी, जो प्रतिक्रिया थी, अगर ये प्रतिक्रिया इनके कंबाइंड वैल्यू से बड़ी हो जाती है, और जो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा होता है बग्गी का, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो ये कार्ट अपने आप मूव करने लगेगी। जब भी कार्ट मूव करनी होती है, हॉर्स आगे की तरफ झुकता है और पैरों से जमीन को पीछे की तरफ पुश करता है, और उसको फॉरवर्ड रिएक्शन मिलता है। ये रिएक्शन मिलता है। अगर हम पीछे की तरफ काम कर रहे हैं, रिएक्शन आगे की तरफ मिलेगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में रिएक्शन जो डायरेक्शन बताई थी अपोजिट ही बताई थी। चलो अगला, द प्रोपेलर्स ऑफ ए शिप आर इट्स बैक एंड। बताया था मैंने अभी आपको कि शिप पे पहिए होते हैं, पीछे की तरफ लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करते हैं, पानी को पीछे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, ताकि पानी उन्हें आगे की तरफ पुश कर दे। जब प्रोपेलर्स काम करते हैं तो वो पानी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। इससे क्या होगा,
इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में पानी उसको धकेलेगा आगे की तरफ, इसीलिए जो प्रोपेलर्स हैं वो पीछे की ओर काम करते हैं। तो गाइज ये था पूरा टॉपिक न्यूटन के तीसरे लॉ पर, एक्शन रिएक्शन लॉ पर। ये क्वेश्चंस थे जो कि मैक्सिमम केसेस में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सेकेंडली, कंप्लीट कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स में अवेलेबल है, तो आप डेफिनेटली उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपरली बैचेस चाहिए। ऑफिसर बैच अवेलेबल है, द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है, तो काफी सारे बैचेस अवेलेबल हैं। आप आज भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आज ही उसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।